सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई के कल होने वाले एहतजाज के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। पीटीआई इसे कामयाब तरीन एहतजाज करार दे रही है, जबकि हुकूमत की नज़र में अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एहतजाज बहुत कामयाब रहा, लोग पाकिस्तान के 170 अजला में बाहर निकले। लेकिन एक तजाद नजर आ रहा है पीटीआई के मौक़िफ़ में। बैरिस्टर गौहर साहब तो मुतमईन नजर आए, मगर सलमान अकरम राजा ने कल अडियाला न पहुँचने वाले अरकान असम्बली मुतालिक बयान दिया है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि जो MNAs कल अडियाला जेल नहीं पहुंचे उन्हें जवाब देना होगा और कोई माकूल वजह भी बतानी होगी और इसके ऊपर पार्टी के अंदर बात होगी। अब इस सारे मंजरनामे में पीटीआई की क़यादत से यही सवालात पूछे जा रहे हैं कि क़यादत ने एहतजाज को रैलियों तक महदूद क्यों किया, अरकान कौमी असम्बली बड़ी रैलियाँ लेकर अडियाला की तरफ क्यों नहीं पहुँचे और पंजाब में लोग बड़ी तादाद में क्यों बाहर ना निकाले जा सके। दूसरी तरफ आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी पीटीआई के एहतजाज पर तंज किया और कहा कि IG साहब कल एहतजाज वालों का देखते रहे मगर कोई नहीं निकला, लगता है कि लोगों को अकल आ गई है। अब हुकूमत के ऐसे दावों पर भी सवाल उठता है। क्रैक डाउन दफ़ा 144 का नफाज और जलसों की इजाज़त न देने के बाद क्या हुकूमत के ऐसे दावों में कोई वजन है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ 9 मई की सजाओं और उसके नतीजे में पीटीआई के अरकान की नाअहलियों ने एक मुनफरिद सूरत हाल पैदा कर दी है। हुकूमत इन नशिस्तों को हासिल करने के लिए हिकमत अमली बना रही है। दूसरी तरफ पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट में नया अपोजिशन लीडर ना लाने का ऐलान कर दिया है। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पीटीआई इन खाली होने वाली सीट्स पर कोई उम्मीदवार सामने नहीं लेकर आएगी। इन तमाम मौज़ूआत पर हुकूमत और पीटीआई का भी मौक़िफ़ जानेंगे और अब आगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है यह सारी सूरत हाल पॉलिटिकली, हम सियासी तज्ज़िया भी हासिल करेंगे इस प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं और MNA हैं। पीटीआई के मौक़िफ़ के लिए भी हमें डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नौशीन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जैसे हमने बैरिस्टर गौहर साहब का बयान भी शामिल किया, पीटीआई तो कहती है कि कल जो एहतजाज था वो एक कामयाब एहतजाज था, 170 अजला से लोग बाहर निकले और हमने भी देखा जब इसको ऑब्ज़र्व किया कि बाकी तो कोई बहुत मौसर हमें बीच कारकुन की कोई तहरीक नहीं नज़र आई, बाहर रैलियाँ नहीं नज़र आई, लेकिन रेहाना डार साहिबा को जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया उसने ज़रूर एक जान बख्शी कल के इस एहतजाज में। क्या हुकूमत ने ही किरदार अदा नहीं किया पीटीआई के इस कल के एहतजाज को हिट करने के लिए? बहुत शुक्रिया साहब का, बहुत मेहरबानी। देखें जी, कल का ये जो एहतजाज था ना, ये पीटीआई की एक जो मैं कहूँगी फेलियर है। हुकूमत जो है इसने उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब मोहतरमा वज़ीर आला जो हमारी हैं मरियम नवाज साहिबा, उनका एक बयान अभी आपने सुनाया भी हमें, जो भी आज उन्होंने अपना छत और अपने घर के इवेंट में उन्होंने बताया कि वाकई कारकर्दगी से हम ओवरकम कर गए हैं। वो जो एक फितना और एक इंतशार की एक चलती थी हवा पंजाब में, तो उन्होंने लोगों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। पंजाब में क्या, ओवरऑल पाकिस्तान में भी पीटीआई का जो कारकर्दगी है वो आपको पता है 4 सालों में वो तो सिफर रही और ना कोई सेहत पे काम, ना कोई तालीम पे काम ये कर सके, ना कोई नए मंसूबे ला सके, ना कोई नौकरियां थी। हम तो रिपीटेडली एक ही बात बार बार करते हैं कि अगर कारकर्दगी से हम इन्हें जाहिर कर सकते थे इनका असर, तो वो हमने 1.5 साल की हुकूमत में माशाल्लाह कर भी दिया है। और इंशाल्लाह अगर ये 4 साल की दौरे हुकूमत और मिलती है तो फिर इसमें तो पीटीआई का बिल्कुल सफाया इंशाल्लाह जो है हम देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे। मरियम साहिबा के जिस बयान का आप हवाला दे रही हैं, उन्होंने पीटीआई के कारकुन के हवाले से गालिबन ये बात थी कि उनको अकल आ गई, वो बाहर कल नहीं निकले, या फिर नौशीन साहिबा खौफ बिठा दिया हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने पीटीआई के सपोर्टर्स के दिलों में कि वो बाहर निकलेंगे, पर्चे कटेंगे, दफ़ा 144 नाफिज है, क्रैकडाउन होगा उनके ऊपर, जेलों में डाला जाएगा। सो इसके बाद ये तंज करना किसी दूसरी सियासी जमात के कारकुन के हवाले से मुनासिब है बतौर पॉलिटिशियंस आप लोगों के लिए? इस पे छोटी सी बात करती हूँ। देखिए, लोगों के पास इतना वक्त तो नहीं है ना कि वो जाया करे, और उस लीडरशिप के पीछे जिन्होंने इस मुल्क के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ा नुमाया उन्हें किरदार अदा किया। पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कि क्या इनकी कारकर्दगी थी। अगर अब ये जबरदस्ती हुकूमत को ही हर चीज में ब्लेम करते हैं तो वो हुकूमत के जिम्मे ना डालें,
वाकई लोगों ने जो है वो अपना रुख बदल लिए हैं और लोग अब समझ गए हैं कि अगर क़यादत अच्छी है और सूबे में एक वज़ीर आला अच्छा काम करने वाला है तो लोग मुतमईन है। और मैं दूसरी बात करूंगी कि अगर पुरअमन इंतशार हो तो बिल्कुल इनको इजाजत दी जानी चाहिए, लेकिन अगर 9 मई के वाकये, अब 26 नवंबर आप देख लें, कभी ये दावा बोलते हैं इस्लामाबाद आके वहां पे आप रेंजर्स की जो है डेथ हो गई, वो शहीद हो गए, तो इनको कौन इजाजत देगा? कौन? ये पुरअमन इंतजाज करने वाले लोग नहीं है और ना ये चाहते हैं मुल्क की सलामती, खुदा न खास्ता हम देखें, इनको बिल्कुल इजाजत दें अगर ये पुरअमन हो। मैं इस पे पीटीआई का भी मैं मौक़िफ़ शामिल कर लेती हूँ जो बात आप कह रही हैं। मैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर साहब, कल का जो एहतजाज था वो आप लोगों की नज़र में कैसे कामयाब रहा? क्या ऐसे मकासद थे जो आपने हासिल कर लिए? हम तो देख रहे हैं दूसरी तरफ हुकूमत शेर हो गई और आप लोगों के ऊपर बहुत तंज किया जा रहा है कि आप लोग लोगों को बाहर नहीं निकाल सके, सिर्फ बातें की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह होता है जब कोई काम करना चाहते हैं तो आप आपका कोई आउटकम, उसका कोई अहदाफ होते हैं कि हमें ये करना है। हमारा बेसिक इसके अंदर जो दो चीजें थी, एक तो जिसे मैं एक शेर पढ़ दूंगा कि जिसे कहते हैं पलटना झपटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना। तो ये हमारा एक किस्म का, आप ये समझ लें कि ये एक्सरसाइजेस थी कि जो हम लोगों ने करनी और लोगों को एंगेज करना है, लोगों को बाहर निकालना है। हमें केपी में कोई मसला नहीं था, केपी में इजाजत है, लोग निकले। आपको 5-6 बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी रैलियां जिसमें लाखों लोग निकले थे वो हमने देख लिए। सिंध में हम लोगों ने देखा तकरीबन 34 अजला में लोग निकले, कराची और हैदराबाद समेत, और यहाँ तक कि उसमें पंजाब में आपने देखे पिछले 2-3 साल में इस फस्तायत की वजह से कोई निकला नहीं। अगर इनको इतना ही अपने ऊपर गरूर है, एक दफा इजाजत दे दे, हम इनको बता देते कि हमारे कितने लोग निकलेंगे, एक दफा इजाजत दे दे, फिर हम बताते कितने निकलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ये भी उन्होंने इसको एड्रेस किया। वैसे अगर आप इस पे डॉक्टर साहब बात करना चाहें, वो कहती हैं कि आप लोगों का एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि पुरतशद्दुद एहतजाज करते हैं और अब तो 9 मई के सजाएं भी आ चुकी हैं, इसकी बुनियाद पर इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी बात सुनिए, देखिए अफसर जी, इस तरह है कि आप प्री डिटर्मिन माइंडसेट के साथ कुछ चीज कर नहीं सकते, अनटिल प्रूफ इनोसेंट आप आगे नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, मुझे बताए पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने हमला किया? मुझे ये बात बताए चीफ ऑफ आर्मी साहब के जहाज को किसने उसको अगवा किया? ये कोई छोटा केस है? इससे बड़ा 9th में तो कोई है ही नहीं। डॉक्टर साहब, एक और मरियम नवाज साहिबा के स्टेटमेंट पे मैं चाहूंगी आप रद्द अमल अगर देना चाहें। उन्होंने आज कहा, आईजी साहब को मुखातिब करते हुए कहती हैं आईजी साहब इंतजार करते रहे लेकिन लोग नहीं निकले, लगता है अकल आ गई। इस पे आप अगर रद्द अमल देना चाहें। मैं बता देता हूँ, देखिए इस तरह है कि जब एक इंटेलिजेंट लोग जब कोई एहतजाज करते ना तो उसका एहतजाज के तरीके है। हम लोगों ने इनको बताया नहीं था कि हमने किधर आना है किधर नहीं आना है। इन लोगों ने जहाँ नाके लगाए हुए थे हम वहाँ नहीं निकले, हम वहाँ पे नहीं निकले, हम लोग बाकी हर जगह निकले। और वहाँ पे जब पुलिस वाले पहुंचे हम लोग वहाँ से हट गए, कहीं और चले गए। तो वो चीजें तो करनी थी, ये चीजें थी। लेकिन आपने देखा, अच्छा मैं बता देता हूँ, डर का देखें कि वो कहती है नहीं निकलना। इन्होंने, मैं एक रेफरेंस देता हूँ, ये जो FIR है उस नंबर है 2164/25। इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किए, उनमें से 7 प्रॉब्ली पठान थे। अच्छा, उनके ऊपर जो ये 4 तारीख को ये FIR कटी गई है जो डेट है, और उसके ऊपर जो डेट लिखी गई है नीचे वो 5 अगस्त की है सुबह 8 बजे की। लेकिन ये FIR कटी थी एक दिन पहले, 14 घंटे पहले। इसके ऊपर एक मिनट है जाए, इसके ऊपर जो जुर्म है, जो कहते हैं कि तखरीबकारी का जुर्म है, वो सुन ले कि आप लोग सुर्ख और सब्ज रंग के गुब्बारे उड़ा रहे हो। इस पे इन लोगों ने FIR काटी है। ये इनके डर की इंतहा है। ये जिस बंदे से डरते हैं उसके खौफ में ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए। ये वो लोग सारे इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे की। ठीक है, मैं नौशीन साहिबा, 2 तरह की बातें हैं। एक तो PTI के भी बयानिए, आप लोग कहते हैं कि बहुत तकसीम है, मैच नहीं करता, हुकूमत का भी नहीं करता। कल तलाल चौधरी साहब कह रहे थे इजाज़त मांगते, हम इनको इजाज़त दे देते, बिल्कुल खौफजदा नहीं थे। दूसरी तरफ आप लोगों का ये एक मुसलसल बयानिया है कि पुरतशद्दुद एहतजाज करते हैं। सो डॉक्टर साहब, सेनेटर साहब जो हैं वो तो मुतमईन हैं, वो कहते हैं हमने कारकुन का लहू गरमाया है। आप लोग क्यों बेखौफ हैं कि कारकुन PTI का प्रिवेल नहीं करेगा? उनको स्पेस तो मिले, आप लोग स्पेस तो दें थोड़ा सा। मेरा ख्याल है कहीं पे बैरियर्स नहीं लगाए गए, रास्ते जो हैं वो बिल्कुल बंद नहीं थे। मामूल के मुताबिक जिंदगी भी रवां दवा थी। मैं भी ट्रैफिक से गुजरी होंगी, आप भी गुजरी होंगी।
और कोई भी पुलिस की नफरी इस तरह हमने जो है वो डिप्यूट नहीं थी। अभी खुद मेरे भाई बता रहे हैं कि हमने तो बताया ही नहीं हमने एहतजाज कहाँ करना है। आपने सुनी है ना अभी इनकी बात, तो मतलब इन्होंने इजाजत ली ही नहीं थी और ना इजाजत इन्होंने मांगी है, क्योंकि आप उनकी गुफ्तगू तो सुने, उन्होंने कहा कि हम तो बड़े चालाकी से गेम करके आए, हमने तो बताया नहीं कि हमारे लोग कहाँ जाके एहतजाज कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है सेनेटर साहब ने जो बातें की लोग कहीं हवा में ही थे, क्योंकि सड़कों पे और गलियों में से तो लोग नहीं निकले। अगर निकले होते तो कहीं ना कहीं हम भी टीवी पे कोई वीडियोस में देखते। और यहाँ पे केपीके की बात करूं तो वहां भी मेरे ख्याल से कोई 100-200 की तादाद में लोग थे जो जलसे में मौजूद नजर आए हैं। अभी इनको मान लेना चाहिए, ये जो छोटी छोटी ड्रिल्स ये कर रहे हैं ना, और जिस फेलियर को ये ड्रिल कह रहे हैं कि जी हमने लहू गरमाए हैं, अब वो लहू भी गरमा के थक चुके हैं। तो कोई बेवकूफ तो नहीं है ना। इस पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं, अभी इतनी बड़ी आप अल्लाह कर करके जंग आप जो है जीते एक, और इतना मुल्क का खुशगवार माहौल है, और जब इन्वेस्टर बाहर से आता है तो इनको ये जो ये ड्रिल्स याद आ जाती हैं। अभी वो ईरान के सदर आए थे तब ये ड्रिल याद आ जाती है। इनकी ना सेटिंग आप जरा नोट करें कि जब भी बैरून मुल्क से हमारे मेहमान या आते हैं, सदर कोई आ रहा हो, कोई वजीर आजम आ रहा हो, इनके एहतजाज जो है वो तभी शुरू होते हैं, तभी उसकी कॉल आती है, ड्रिल देते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा इसको किसी कॉन्स्पिरेसी से लिंक करना मुश्किल है नौशीन साहबा, क्योंकि 5 तारीख का उन्होंने एक तो पहले से अनाउंस किया हुआ था, और उनके लीडर की कैद को 2 साल क्योंकि हो रहे थे, और ईरान के जो सरबराह आए उनके लिए उनका अनाउंस लेट हुआ। आपने कल एक तहरीक पेश, आप मेरे पास आपको डेट्स मेरे लिखी हुई है एक जगह, मैंने किसी दिन स्पीच में ये कहूंगी, मैं इनको डेट्स की याद दहानी कराऊंगी। डेट्स आप टैली कर लें कि जब कोई मेहमान बाहर से आने लगता है ये उसी दिन जो एहतजाज की कॉल दे देते हैं। आपको ये जिस दिन हमारा कश्मीर डे था उस दिन एहतजाज कोई बनता है इनका। डॉक्टर साहब, आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि जिस दिन कोई अहम विजिट होता है उस दिन आप लोग एहतजाज रख लेते हैं। देखिए, मैं एक बात समझाता हूँ। इनका माइंडसेट जो है ना वो गुलामाना है। गुलामाना इसलिए है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से 1980s में भी आए थे, 1990s में भी आए थे, 2013 में भी आए थे, और अभी 2024 में भी उसी तरीके से आए। इनको पता नहीं है कि डेमोक्रेसी में, सुन लेना, इनमें डेमोक्रेसी में ये जो एहतजाज होते हैं इसका फर्क नहीं पड़ता कि कोई बाहर से आ रहे या नहीं आ रहे। आप पूरी दुनिया में जाकर देख लें कि जब बांग्लादेश में आप देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उससे भी हुआ था। आप फ्रांस में देख लें इंडियन प्राइम मिनिस्टर गया तो उधर हो गया था। आप बाकी मुल्कों में देख लें उनके सामने हो रहे होते हैं सारी चीजों से। ये तो चलते रहते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। आप अपनी गलतियों को औरों की उसकी वजह से उनको ना कवर करने की कोशिश करें। आप लोगों ने, ये लोग कहते हैं कि का दिन था, अरे भाई आपको किसने कहा था कि 5 अगस्त को उनको अरेस्ट करें? हमने कहा था। कल जो आपके अरकान डिस्क्वालीफाई हुए इसके ऊपर डॉक्टर साहब अगर आप कुछ कहना चाहें, जो कल आपके और शेख वकास साहब के हवाले से तो तहरीक नौशीन साहिबा ने ही पेश की, उनसे मैं बात करूंगी। कल जो आपके अरकान के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात देखिए, इस तरह है कि आपको पता है, मैं मिसाल देता हूँ, कच्चे के डाकू पहले आके छुप छुप के हमला करते थे, फिर उनको जब पुलिस ने शह देनी शुरू की तो अपनी मर्जी से आके लोगों को पकड़ के चले थे। इन लोगों ने उसी तरीके से, ये जो मैंडेट चोर हैं, इन लोगों ने आके एक डाका मारा, फिर इनको पता चला यार हमें प्रोटेक्शन हो रही है। अब ये चुन चुन के कहां से किधर है हमारे रिजर्व सीट पे डाका डाल दिया। अब तो ये आके सरेआम के यार हम इन 10 बंदों को हटा दो। अच्छा नहीं यार, नौशीन साहब को हुआ कि नहीं, फलाने को हटा दो। इनके अंदर ना, अच्छा अगर आप वो करना चाहते हैं रूल्स बिल्कुल करें, हर एक चीज को रूल्स को फॉलो करें, लेकिन इस किस्म की चीजें तो आपके लोग भी थे। इसारदार कितना अर्सा गायब रहा, करने को हम भी कर सकते थे, हमने किया नहीं किया। देखिए बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान में गलत हो रही है, नहीं होनी चाहिए, मैं उसके हक में हूँ कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इफ दिस इज हाउ यू वांट टू डू इट, आप कर लो। इन्हीं चीजों को देखिए, इन्हीं चीजों को आप कर लो। मैं अगर मैं की जगह होता, मैं निशानदेही, अगर ये निशानदेही हो रही थी, मैं पहले वकास शेख को कहते थे कि यार तेरे बारे में हो रही है, जानते हैं एक दूसरे को, भाई कर ले तो खुदा के लिए एक दिन आ जाए, ये कर ले। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड टेल इवन माय जो कोलीग है, मैं उन्हें कहूंगा कि यार अगर नहीं जा सकते हो एटलीस्ट कम से कम छुट्टी की दरखास्त तो कर दो। ये चीज भी अपनी जगह पे ठीक है, मैं उसकी भी रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है।
बड़ा रियलिस्टिकली नौशीन साहबा बात हो रही है। अब आपने कल ये तहरीक पेश की थी शेख वकास साहब के हवाले से कि वो 40 दिन से एब्सेंट थे। सो अब एक शेख वकास साहब का अपना मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं मैंने हर बार स्पीकर ऑफिस में दरख्वास्त दी थी। तो कल के दिन का इंतखाब आपने कैसे किया? और जैसे डॉक्टर साहब का ये कहना है कि बात तो ये ठीक नहीं है, लेकिन एक ये आम तौर पर माजी में भी ये आपके अपने लीडरान भी ऐसा करते रहे हैं अरकान। देखें, दो पहले बातें करूं। पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं कि ये जो हमें कहते हैं कि हमें ईयर्स गिनवाते हैं, तो 2018 से बात शुरू किया करें ना। इन्होंने जो सिस्टम एक स्टार्ट किया, अब ये भुगत भी रहे हैं। दूसरी बात मैं ये करूं कि हम पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं। फिर मैं वही बात करती हूँ, डस्का का बाई इलेक्शन देखें जिसमें ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डब्बों समेत और वोटों समेत इन्होंने उठा लिए थे। हमें किस बात की ये जो है वो पिन पॉइंट करते हैं, किस बात का हमें कसूरवार ये ठहराते हैं? जो सिस्टम इन्होंने शुरू किया था भुगते हैं, अच्छी तरह से भुगत भी रहे हैं। अब मैं बात करूंगी शेख वकास अकरम की। मेरे कुलीग है, मेरे भाई। देखें जी, हमारा जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर और एक्ट उसका सब रूल 1 और कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस का हमारा सब उसका आर्टिकल 44 का सब रूल 1, उसके तहत अगर एक मेंबर जो है 40 दिन की सिटिंग कंसेक्यूटिव में नेशनल असेंबली हाउस में नहीं आ रहा, तो उसकी जो सीट है वो खाली वेकेंट हो सकती है। और स्पीकर साहब ने जब हमारे नॉलेज में लाए हैं, क्योंकि ये अच्छी बात हमेशा जो है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको नहीं ये बताते टीवी पे आके कि अगर इनका कोई मेंबर पकड़ा जाता है तो स्पीकर अयाज सादिक साहब जो है उसके जो है प्रोडक्शन ऑर्डर्स उसी वक्त जारी करवाते हैं, फिर उनको बुलवाते हैं ताकि असेंबली का हाउस का डेकोरम है और ईवान की जो बालादस्ती है वो बरकरार। अब इन्होंने खुद ही एक बात की कि अगर एक मेंबर ईवान का जो नहीं आ रहा और हम सब जाते हैं असेंबली, मेरा ख्याल है मेरी अगर आप FIA से आप मंगवाएंगे विजिटिंग, वो जो एक अब्रॉड की होती है, आपको लिस्ट आपको पता लगेगा कि मैं कितनी छुट्टियां करती हूँ या मैं कितनी दफा साल में बाहर जाती हूँ। क्योंकि हम एक सीरियसली एक मैंडेट लेके अवाम का अगर यहाँ पर आए हुए हैं, अवाम में लोगों के मसले लेकर आए हुए हैं, तो 40 दिन अगर आप असेंबली में नहीं आ रहे, तो अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है, आप उसकी कोई एक एप्लीकेशन वहां पे सबमिट कराएं। अगर मियां नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ अगर नहीं आ रहे, तो एक एप्लीकेशन, इतनी सी एक चीज है कि आप हर रूल को नल एंड वॉइड कर दें। आप ईवान की बालादस्ती को नहीं मानते हैं, आप स्पीकर को नहीं मानते हैं, आप हुकूमत को नहीं मानते, आप किसको मानते हैं? आप इस अवाम को तो माने। लेकिन अगर रूल्स और प्रोसीजर्स आपने फॉलो नहीं करने हैं, तो फिर आपको याद दहानी कराने के लिए हम मोशंस भी लाएंगे, हम रेजोल्यूशंस भी लाएंगे। वो मेरा हक है, मैं लाऊंगी। डॉक्टर साहब, ये आप लोगों की जमात की तरफ से फैसला क्यों किया गया कि जो सीट सब खाली हुई हैं उस पर हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे? आज ये खबरें सामने आ रही हैं, इसका नुकसान भी आप लोगों को असेंबलियों से इस्तीफे देने की तरह से नहीं होगा? देखिए, मैं जिस तरीके में आपको एक बात बता देता हूँ, तो अभी कहा है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह है। अगर जैसे मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन अभी आपने बात की है कि शेख वकास साहब कह रहे हैं कि मैंने तो सारी भेजी हैं। अब अगर उन्होंने भेजी हैं तो ज़ाहिर है उसका आप एक रिकॉर्ड रखें, सब चीज़ें होगी, किसी के थ्रू भेजी होंगी, कहीं ना कुछ होगा, वो ज़रूर सामने लेकर आएँ, इनको बताएं कि ये, क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरीके से इन लोगों का जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, मुझे पता है इसमें इन लोगों ने खामखा 2 नंबरी की होती। मुझे पता है मियां साहब कितने दिनों से ये फिर एजम्पशंस की बेसिस पे बात हो रही है अभी तक। डॉक्टर साहब, हमने शेख वकास साहब के हवाले से बात की है, मैंने आपसे कोई ऐसी बात अलाउ देखिए, मैं डिसएडवांटेज में हूँ, प्लीज नौशीन साहबा मुझे बोल लेने दे, मैं डिसएडवांटेज में। आप इस तरह की कोई ना अलाउ मी ना। देखिए, मैं गलत बात भी करूं, एटलीस्ट तहम्मुल से सुन ले। मैं भी आपकी गलत बातें तहम्मुल से सुनता हूं। शेख वकास साहब से आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब मैं देखिए ना, आप मुझे बात बताएं, मियां साहब कितने अरसे से नहीं आए पार्लियामेंट में? तो भाई एप्लीकेशन देनी होती है, एक एप्लीकेशन जमा करा दे, वही बात हो रही है जो आपने पहले। नहीं, मेरी बात सुने। उनके पास क्या जेन्युइन रीजन है कि वो पार्लियामेंट में नहीं आते? अगर वो इलेक्टेड है, वो फॉर्म 47 के नहीं है, फॉर्म 45 के, मुझे एक जेन्युइन रीजन बता दे। आप कहती हैं कि वो पार्लियामेंट में वो अपने अवाम की नुमाइंदगी है, तो जिन लोगों ने उनको वोट दिया वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो जी, खुदा का। चलिए डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हुए इन सीट्स के हवाले से बात करें। आप लोग अपने उम्मीदवारों के हवाले से आप खबर है कि नहीं खड़े करेंगे, क्या इरादा रखती है PTI? कमिंग टू दैट अफसर जी, कमिंग टू दैट थिंग, मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा ओपोनेंट जो है उसके
ना मोरल वैल्यूज है, ना एथिकल वैल्यूज है, ना उनके अंदर कोई मतलब ना कानून है, ना आइन है, ना कोई प्रॉपर तरीका है। मुझे एक बात बताएं, और मैं सही तरीके से सब कुछ करके इसके बावजूद इन लोगों ने 2 नंबरी की है, मुझे एक बात बताएं, मैं उसमें क्यों रिकॉन्टेस्ट करूं? क्यों रिकॉन्टेस्ट करूं? उससे बेहतर है मैं अगर रिकॉन्टेस्ट नहीं करूंगा, उससे बेहतर है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल इनके ऊपर होगा, इनके ऊपर मॉरल प्रेशर तो आएगा नहीं, क्योंकि मॉरल से इनका कोई दूर पार की रिश्तेदारी नहीं है। तो उसके बजाय मैं इनको यही कहूंगा, मैं इनके आवाम के सामने कहूंगा कि यार देखो, मैं वो काम करने नहीं चाहता जो इतना, और इससे आपको फायदा क्या होगा, मजीद नुकसान होगा, ये अंदाजा पीटीआई को है? देखिए, मैं वो कहते हैं ना, मुश्किलें पड़ी इतनी मुझ पर कि आसा हो गई। मुझे इससे क्या होगा अगर मैं पार्लियामेंट हूँ मैं या ना हूँ, मुझे क्या होगा? पॉलिटिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अवाम में पजीराई हो। चलिए नौशीन साहबा का क्लोजिंग कमेंट आपके डिस्कशन। नौशीन साहबा, आप इसको, वो कहते हैं इतनी मुश्किलें पड़ी कि अब आसान हो गई, तो आप इस फैसले को कैसे देखती है पीटीआई के? वो कहते हैं जिस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वो जो सजाएं सुनाई गई थी उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे, अब हम रिकॉन्टेस्ट क्यों करें? अब आप दूसरी पहली बात ये कि जिस तरह मेरा बाई इलेक्शन हुआ था ना, आपको याद है एक, तो तब पीटीआई की गवर्नमेंट ही थी, फेडरल में भी और सूबे में भी। मेरा एक इलेक्शन जो उन्होंने चोरी किया, उसमें दूसरी दफा मेरे में ये इतनी हिम्मत, और मेरी पार्टी के जो लीडरान है उनमें इतनी जो है वो अल्लाह के फजल से इतनी हमें ये चीज की कॉन्फिडेंस था कि अवाम हमारे साथ खड़ी है, तो हमारा कैंडिडेट दोबारा फुल इलेक्शन में जाएगा। मरियम बीबी ने कहा जी, इन्होंने कहा 20 हल्कों में इलेक्शन करवाने हैं, तब वजीर आला साहिबा थी मेरे साथ, वो मेरे इलेक्शन को बिल्कुल साथ मॉनिटर कर रही थी। उन्होंने मेरे से पूछा आपकी क्या राय है, मैंने कहा जी मैं कंप्लीट जनरल इलेक्शन में जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आपको ये डिसीजन लगता है कि आप ठीक है, हम इस पे दोबारा लड़ पाएंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं पूरी हिम्मत करूंगी। तो 100 दिन के अंदर मैंने भी 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, और इनकी वजह से मेरी पूरी फैमिली पे FIR होती थी। टीवी पे आके ये सिंपैथी का जो वोट लेना चाहते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरी पूरी फैमिली पे FIRs काटी गई ताकि मेरे साथ कोई मेल ना जाए। मेरे PSOs को इन्होंने उठा लिया, मेरे भाई को इन्होंने उठा के मुझे धमकाया, उस पे ये 9C डालते थे, मेरी चादर तक इन्होंने मेरे सर से खींच ली। उसके बाद भी ये बातें करते हैं। बात ये कि कारकर्दगी का वोट जब बंदा लेने जाता है ना, अगर मेरे वालिद ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ढस्का में कोई प्रोजेक्ट्स दिए हुए थे, कोई काम किए हुए थे इस गवर्नमेंट ने, तो मैं धड़ल्ले से जाके कहती थी जी मैं दोबारा लड़ूंगी, मैं वोट मांगूंगी, बिकॉज आई हैड दिस कॉन्फिडेंस कि अवाम मेरे साथ देगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मेरा साथ दिया। तो जब इनको पता है कि इनके पास वोट मांगने के लिए कारकर्दगी 0 है, तो किस तरह ये नए कैंडिडेट लेकर आएंगे जो अवाम में जाके जो है वोट मांगेंगे दोबारा? एक दफा इमरान खान को लोगों ने गलती से वोट दे दिया, और अब क्या अवाम इतनी बेवकूफ है कि जब उनको तमाम तर सहूलियात जिंदगी जो है खासकर पंजाब वालों को और पाकिस्तान वालों को मिल रही है दहलीज पे, तो वो क्या दोबारा इनको वोट देंगे? तो लोग तो नहीं अपने जो है मुल्क के खिलाफ खड़ा करवाएंगे। बहुत शुक्रिया नौशीन इफ्तिखार साहिबा, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, दोनों इस प्रोग्राम हुए। मुस्लिम लीग नून और PTI का मौक़िफ़ नाज़रीन आपने जाना। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। इसी सियासी सूरत हाल पर हम तज्ज़िया हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कैसा रहा कल PTI का एहतजाज और हुकूमत का रद्द-ए-अमल कैसा था, इस पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार फ़हद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़हद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कल जो हमने मुज़ाहरा देखा, मुख्तलिफ शहरों के अंदर कुछ रैलीज़ PTI की तरफ से निकाली गई और हुकूमती पाबंदियों का भी उनको सामना रहा, तो आपकी नज़र में जिस मकसद के लिए PTI कल निकली थी, कोई किसी हद तक भी प्रेशर बिल्ड कर पाई कल के एहतजाज से? मुझे तो कम से कम वो बिल्ड होता नजर नहीं आया, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्रेशर तो तभी बिल्ड होता है जब आपके पास इतना बड़ा क्राउड हो, इतने ज्यादा लोग जो है वो सड़कों पर निकलें और जो इंतजामिया है या हुकूमत है उसको दबाव में डालें। हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अगर जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, तो उससे तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को या जो दीगर नॉन PTI गवर्नमेंट्स हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल बात तो ये थी कि पंजाब में क्या होगा, और पंजाब में हमने देखा कि ठीक है अलामती मुजाहरे होते हुए, लेकिन ऐसा कोई ना तो कोई मुहिम चलती नजर आई, ना कोई इतना बड़ा, इतनी भारी तादाद में कोई गिरफ्तार भी हुई जिससे कहा जाए कि तसादुम हुआ है। तो अलामती एहतजाज जरूर हो गया, लेकिन दबाव तो मुझे कहीं से भी हुकूमत पर पड़ता नजर नहीं आया।
अब लेकिन इस हद तक फवाद साहब हम कह सकते हैं कि पीटीआई को फ़ायदा हुआ कि उनको वो विजुअल्स, वो मनाजिर मिल गए जो इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट हुए, जैसा कि रिहाना डार साहिबा को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की हैंडलिंग जब ऐलान करती है पीटीआई और उसके बाद जो एहतजाज का दिन होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस अंदाज में हुकूमत देखती है पीटीआई के एहतजाज के ऐलान को। हुकूमत ने तो ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि जब भी कोई इस तरह का एहतजाज होगा तो उन्होंने सख्ती से उससे निपटना है। यानी ये आप नवंबर, पिछले साल के नवंबर के मामला से अगर आप आगे चलें तो जहां जहां भी इस तरह के मुजाहरे हुए, चाहे वो हुकूमत पंजाब हो या वफाकी हुकूमत हो या टू सम एक्सटेंट हुकूमत सिंध हो, ये हमें नजर आ गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो स्पेस तभी पीटीआई ले सकती है जब उसके पास इतने बड़े नंबर्स हों कि जो वहां की जो मुकामी इंतजामिया है वो उनको काबू या कंट्रोल ना कर पाए। ऐसा नहीं हो रहा। अब जो एक सिंबॉलिक जस्टिस का मैं कह रहा था वो तो बिल्कुल है। जब भी 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग, 100 लोग निकलेंगे और आगे पुलिस होगी और मीडिया होगा और कैमरे होंगे तो विजुअल तो बनेंगे, तस्वीरें तो बनेंगी। लेकिन इस एहतजाज का जो बुनियादी मकसद जो कि हमें समझ आया, जो खान साहब ने जो जिसका ऐलान किया था, वो ये तो नहीं था कि कुछ ऑप्टिक्स हैं। वो तो ये चाहते थे कि इस तरह का दबाव बढ़े कि उनकी जो आज़ादी के लिए जो सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी आए। तो यस, ऑप्टिक्स जरूर को नजर आए हैं, लेकिन उससे कोई एक्चुअल सब्सटैंटिव फर्क पड़ेगा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वजह क्या रही आपकी नज़र में एक मौसर एहतजाज ना कर पाने की? एक पार्टी के अंदर तकसीम थी। आलिया हमजा साहिबा ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि पार्टी की मीटिंग में बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि एक जलसा बड़ा कर लिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर अपनी हुकूमत है वहाँ पर रुकावटें भी नहीं होंगी। लेकिन आलिया साहिबा कहती हैं कि मुझ समेत और भी कुछ लोगों की ये राय थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी पावर हमें दिखानी चाहिए। सो क्या बुनियादी वजूहात रही आपकी नज़र में? ये तो हकीकत है कि पीटीआई की एक बड़ी सपोर्ट बेस है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कल और एक सिग्निफिकेंट दिन था, उनके लीडर की कैद को 2 साल मुकम्मल हो चुके थे। उसकी बुनियादी वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं? मेरे ख्याल में अफसर चंद एक वजूहात हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक लीडरशिप है उसमें जो दरारें हैं वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जब यूनिटी ऑफ कमांड ना हो, देखिए खान साहब के होते हुए तो ये कभी प्रॉब्लम था नहीं। अब क्योंकि वो जेल में हैं तो जो पीछे जो एक आपको एक यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए, किस तरह की लीडरशिप चाहिए जो तमाम जमात और उसके सपोर्टर्स को मोबिलाइज भी कर सके और उन्हें मोटिवेट भी कर सके, वो हमें होता नजर नहीं आ रहा। तो पहला प्रॉब्लम तो आपस के झगड़े हैं और क़यादत की कमजोरी है। दूसरा आई थिंक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी कि कम से कम जो उनके सपोर्टर्स हैं और लीडर्स भी बहुत हद तक उनको ये आइडिया हो गया है कि जब भी वो एहतजाज करेंगे तो हुकूमत की तरफ से सख्ती होगी। तो एक सर्टन फटीग जो है वो भी आ गई है और शायद उससे जुड़ा हुआ जो एक डीमोटिवेटेड सूरत हाल है। 2 साल हो गए हैं, खान साहब जेल में हैं और अभी इन 2 सालों में पार्टी की क़यादत ने कोई ऐसी ठोस इकदाम नहीं उठाया जिससे उस जमात का सपोर्टर ये कह सके कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो एक डिसइल्यूजनमेंट भी है, एक मायूसी भी है, एक खौफ भी है। और तीसरी बात ये कि मेरे ख्याल में इन हालात में एहतजाज करना एक जमात के लिए जिसको अभी तक ये भी नहीं मालूम कि उस एहतजाज के जरिए वो हासिल क्या कर पाएंगे, तो ये जो कंफ्यूजन है, ये तमाम फैक्टर्स मिलकर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस टाइम सूरत हाल है उसके ऊपर उसको काफी हद तक कमजोर कर चुका है। अब आपको ऑप्शंस पीटीआई के लिए क्या नजर आते हैं? सलमान राजा साहब की आज की भी गुफ्तगू है, वो कहते हैं कि इस माहौल में मुज़ाकरात तो अब मुमकिन नहीं है। सो आपकी नज़र में कोई ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास? एक ऑप्शन हुकूमती वज़रा ज़रूर सामने रखते हैं, वो कहते हैं माफ़ी तो मांगी जाए 9 मई के वाक़यात की। ये एक जेन्युइन ऑप्शन है या आप समझते हैं हुकूमत के लिए भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? ये जो अफसर जो आप बात कर रही हैं कि जी 9 मई के लिए माफ़ी मांगी जाए, मेरे ख्याल में ये उनकी जमात में बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस बात के हक में हैं कि मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने का एक ही तरीका वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से कुछ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। ये लोग उनकी जमात में मौजूद हैं, सीनियर पार्टी पोजीशंस पर हैं, लेकिन इशू ये है कि खान साहब जो कि अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, फैसला साहब हैं, वो इस लाइन ऑफ थिंकिंग के हक में नहीं है। वो हमें नजर आ चुका है मुख्तलिफ औकात पे जब उनकी जो बातचीत है वो रिपोर्ट होती है, उनके
ट्विटर अकाउंट से जो कुछ कहा जाता है, तो खान साहब तो किसी भी तरीके से कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ये इसके इम्कानात बड़े कम लगते हैं कि जमात जो है वो अब ये तमाम दो साल की जो एक फ्यूटाइल किस्म की जो उनकी प्रोटेस्ट हैं, उनके नतीजे में वो कहेंगे कि ठीक है जी, अब हम सूरत अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करते हैं और अब थोड़ी मुफाहमत की बात करते हैं। मेरे ख्याल में खान साहब के होते हुए ऐसा नहीं होगा। ये उनकी स्ट्रेंथ कहें या उनकी वीकनेस कहें, लेकिन अब पार्टी के पास एक्चुअली कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है। और मैं अगर खान साहब की जो अभी तक जो उनकी थिंकिंग है, जो उनकी एक जो जिस तरह की हिकमत अमली को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता ये है कि वो अब किसी भी तरीके से कोई लचक नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनकी जमात जो है वो अब इफेक्टिवली गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से चैलेंज करने की पोजीशन में मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन लचक ना दिखाना इमरान खान का ये लॉन्ग टर्म फायदेमंद नहीं है एक तरह से पीटीआई के लिए, क्योंकि उनका कारकुन मुख्तलिफ अंदाज में ट्रेंड है। जिन्होंने इससे पहले डील्स की, उसके जो भी जवाब हों दीगर सियासी जमातों के, उसको वो अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। तो आप समझते हैं कि एक तरफ कारकुन की जो उमंगें हैं उसके मुताबिक ही इमरान खान ये बयानियाँ अपनाए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप पाकिस्तानी सियासत को साल साल से देखते आए हैं, उनको किसी मौके पर फ़ायदा दे सकता है मुस्तकबिल में। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा। आई थिंक आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इमरान खान के नुक्ता नज़र से देखें तो अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो जेल में रहने को तैयार हैं और वो किसी भी तरीके से अपनी रिहाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आमादा नहीं है, तो फिर उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन ही है। क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से उनका एक पूरी नजरियाती जो उनकी पोजीशनिंग है वो बनी भी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज या लचक या निगोशिएशन वाला जो आंसर है वो तो कहीं भी हमें नजर नहीं आता। बल्कि अगर कोई हो भी सही तो उसको वो एक कमजोरी समझा जाएगा। तो अगर खान साहब किसी भी तरीके से अगर उनको उनके बारे में ये तासुर उनकी सपोर्टर्स को मिले कि वो कुछ मामला साजी के तहत कुछ सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, तो वो शायद उसको पसंद ना करें। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास फिर एक वाहिद ऑप्शन यही है कि वो जहां पे खड़े हैं उसी तरीके से खड़े रहें, इसी पोजीशन को अपनाए रखें, एक हार्ड लाइन स्टांस जो है वो उसको रखें, जेल में रहें और इंतजार करें कि हालात को चेंज हो। मेरे ख्याल में शायद मुझे इस बात के इम्कान ज्यादा लग रहे हैं और मुफाहिमत के जो इम्कान हैं वो कम लग रहे हैं। यानी अपनी एक बात पर कायम रहें तो वो शायद फ़ायदेमंद आप समझते हैं हो सकता है। फाज साहब, 9 मई की जो सज़ाएं हुई पीटीआई के मेंबरान असम्बली को, उस पर पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि एक दोहरा मयार अपनाया गया, प्रोसिक्यूशन पे वो सवाल उठाते हैं। इसकी बेसिस के ऊपर असम्बलियों से नाअहलियाँ उन सज़ाओं की बेसिस के ऊपर हुई हैं, क्या ये मुनसिफाना तौर पर हुई? ये जो इक़दाम कल के दिन हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें अफसर जो रूट ऑफ द इशू है वो तो ये है कि वो जो सजाएं हुई हैं वो किन बुनियादों पर हुई हैं, जो वो केस था वो कैसा था, उसमें जो गवाही दी गई, जो शवाहिद पेश किए गए और जिन वजूहात की बिना पर, जिन दलाइल की बुनियाद पर जज साहब ने वो फैसला सुनाया, उसमें कितनी कमजोरी थी, रूट कॉज वो है। अच्छा, अगर हम उसके ऊपर तो जाहिर बात है तनकीद हो रही है और जायज तनकीद हो रही है, लेकिन अब क्योंकि वो फैसला आ गया है तो उस फैसले के कॉन्सिक्वेंस में जो एक्शंस हो रहे हैं वो उस फैसले की मेरिट से नहीं जुड़े हुए, वो सिर्फ उस फैसले की जो रियलिटी है उससे जुड़े हुए हैं। तो अब जाहिर बात है हर हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो तो उसको लेके आगे चलेगा जो उसने किया, और हमें जो एक हवा का रुख भी नजर आ रहा है उसमें भी बिल्कुल क्लियर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां जहां पे मौका मिल रहा है हुकूमत दबाएगी। तो अब ये जो नाअहलियां हुई हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट्री पोजीशन है वो और कमजोर हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये जो ताजा तरीन जो डिस्क्वालिफिकेशन या नाअहली हुई है, इससे को बहुत बड़ा सब्सटेंटिव फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि इससे एक बार फिर ये साबित होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक रिलेंटलेस किस्म का प्रेशर है वो जारी रहेगा। एक फैसला ये खबरों की हद तक है कि पीटीआई समझती है कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुई इन पर उम्मीदवार इन सीट्स के ऊपर हम नहीं खड़े करेंगे, ये क्योंकि वो सजाएं भी चैलेंज करना चाहते हैं। सो ये एक फैसला दुरुस्त फैसला है या आप समझते हैं नुकसान देगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आप नुक्ता नजर से देखें तो जो पहले बात कर रहा था कि मुझे ही नजर आता है कि इमरान खान साहब के लिए भी अब शायद बेस्ट ऑप्शन तो मैं नहीं कहूंगा, लीस्ट ऑफ द वर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहें। तो उस पोजीशन की अगर
कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो फिर तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इट मेक सेंस कि वो इन सजाओं को भी ना माने, इन ये जो अदालती फैसले हैं उनको भी ना माने, लेकिन उनके मानने या ना मानने से तो फैसले पे अमल दरामा तो नहीं रुकेगा। लेकिन ये जरूर है कि वो अगर ये फैसला करते हैं कि जी अगर हम इन नाअहलियों के बाद जो इलेक्शन होगा उसमें हिस्सा लेंगे तो एक तरीके से हम उन्हें जस्टिफाई कर दें। इन नंबर से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो गवर्नमेंट के पास आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब सिंबॉलिक लेवल पर शायद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर रही है तो उनके नुक्ता नजर से ये बात शायद ठीक ही है। आखिर में फाज साहब, अब ये जो सीट्स अगर खाली रहती हैं तो ये हुकूमती इत्तेहाद नून लीग और पीपल्स पार्टी को आमने सामने ला सकती है। अभी तक ये इत्तेहाद अपने आप को नाकाबिले तस्खीर साबित करने की दोनों सियासी जमातें कोशिश करती हैं कि ये ब्रेक नहीं हो सकता। मैं इसके साथ ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, हुकूमत को भी क्या अभी तो वो सेलिब्रेट करते हैं कि इनके लोग बाहर नहीं निकल सके, इसको एड्रेस नहीं करते कि हुकूमत ने भी बड़ा सख्त क्रैकडाउन माजी में भी 26 नवंबर को किया था PTI के एहतजाज पर। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए हुकूमती पार्टीज़ को कि कारकुन कभी भी प्रिवेल कर सकते हैं PTI के, उनकी एक बड़ी सपोर्ट तो मौजूद है मुल्क में। जी आप दुरुस्त कह रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत के अंदर भी शायद किसी को ये गुमान नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मकबूल हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में बड़ी कमी हो गई है। जो हकीकत पसंदाना सियासत करते हैं गवर्नमेंट के अंदर लोग, उनको अच्छी तरह मालूम है कि सूरत हाल क्या है, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान को जेल में है, तब तक एक पॉपुलर अपसर्ज या एक पॉपुलर मूवमेंट के इम्कानात जो हैं वो रोज कम होते जा रहे हैं। तो उनके नुक्ता नजर से या उनकी सियासी मंतक के तहत अगर खान साहब जेल में रहते हैं और उनकी जमात के हालात खराब से खराबतर होते रहते हैं और पार्लियामेंट्री नंबर्स भी उनके साथ रहते हैं तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां पे मुझे थोड़ा सा शायद एक प्रॉब्लम नजर आएगा, या कम से कम प्रॉब्लम अगर मैं ना कहूं तो कुछ एक स्ट्रेस हुकूमती कोलिशन में आ सकता है, वो तब होगा कि अगर कोई 27वीं तरमीम आती है। मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी तक ऑन द रिकॉर्ड तो कोई इस पर बात नहीं करा। अगर 27वीं तरमीम आती है और उस तरमीम के अंदर कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो कुछ इख्तलाफ होगा, तो फिर मामला थोड़े से टेंशन की तरफ जाएंगे। लेकिन तब जब तक वो नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि जो रूलिंग कोलिशन है उसके अंदर को ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया फाज हुसैन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।